हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर में 2019 का क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जिसमें हम सीडीपी का सेक्शन करेंगे पूरे 30 क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, यानी कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये अधिनियम जो है सेग्रीगेशन की तो बात करता ही नहीं है, ना मेन स्ट्रीमिंग ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मानना है कि स्कूल में, विद्यालय में जो भी शिक्षा दी जानी है वो सभी बच्चों को एक साथ दी जानी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो समावेशी शिक्षा हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इज द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो ये कौन सी विचारधारा है? मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, इंक्लूजन समावेशी शिक्षा। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ये जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करती है, अधिकार देती है, यानी कि उसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। बस जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए थोड़े से उनके अकॉर्डिंग जो व्यवस्था है वो कर दी जाती है, लेकिन सभी को एक समान शिक्षा एक ही क्लासरूम में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। इग्नोर कल्चर डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी एमंगस्ट स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ कल्चर इन द क्लासरूम, यानी कि वे संप्रेषित करे कि वे कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। या नेक्स्ट है, मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंगेस्ट स्टूडेंट्स, कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। कि विशेष संस्कृति और किसी विशेष समुदाय के बच्चों को बढ़ावा तो देना बिल्कुल ही गलत है, और विविधताओं और विभिन्नताओं की अनदेखी भी करना सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है उसमें अनेकता में एकता में अनेकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? कन्वे करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कि वह सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, और तुलना तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं? बिल्कुल नहीं। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखाती है उसको कॉपी करके तो बिल्कुल भी नहीं सीखते। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क, तो ये जो ऑप्शन है थर्ड वो सही होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न एक्टिविटियों और टास्क को, तो वे प्रभावी रूप से सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। शिक्षक यानी कि क्लास में जो भी हो रहा है टीचर्स उस पर पूरा कंट्रोल रखे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। टीचर एक कंट्रोलर नहीं, फैसिलिटेटर है, जो कि बच्चों को सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि सुविधादाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट बी अलाउड टू आस्क, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, बी एनकरेज टू आस्क। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए और पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन
अगर बच्चे पूछेंगे नहीं तो उनके डाउट कैसे क्लियर होंगे, इसलिए बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और ये 3 ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे बिल्कुल भी अगर पूछने के लिए अनुमति नहीं देंगे या उन्हें हतोत्साहित करेंगे या उन्हें क्वेश्चन पूछने से रोकेंगे, तो वो उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और वो उनकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो यानी कि जो सार्थक अधिगम है, यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो कैसे होती है, तो एक प्रक्रिया नहीं है तो उसको टिक लगाना है। पुनरावृत्ति अभ्यास, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, निर्देश एवं संचालन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो इसमें से जो 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 प्रक्रिया नहीं है वो है मेमोराइजेशन और रिकॉल। मेमोराइजेशन और रिकॉल करने के लिए कभी भी कोई नहीं कहता है, हाँ एक बार को प्रैक्टिस हो सकती है लेकिन मेमोराइजेशन और रिकॉल नहीं। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। ये वह प्रक्रिया नहीं है जिससे मीनिंगफुल अधिगम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कॉलम ए और बी दिए गए हैं, उनको मैच करना है। जैसे तो जो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड बच्चे हैं वो इसका ये डी से मैच कर देंगे, क्योंकि एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से यानी कि खुद ही स्वयं ही सीखने की योग्यता रखते हैं। और जो नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबल्ड, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो, लैक्स इन्फ्लुएंसी। तो इसके जो ऑप्शन है वो मैच करने हैं। जैसे कि गिफ्टेड, इसका हमने मैच किया था डी, तो डी तो मोस्टली तीनों में है। लर्निंग डिसेबल्ड, लैक रीडिंग इन्फ्लुएंसी यानी कि ए। अब ए है सिर्फ फर्स्ट में, तो ये इसका फर्स्ट आंसर राइट है। आगे भी देख लेते हैं क्रिएटिव। अब क्रिएटिव क्या होगा, वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन उसके होंगे। और नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका है जो विचलित हो जाते हैं आसानी से, यानी कि उनका ध्यान लगाने में कमी रहती है, वो कहीं ध्यान नहीं लगा पाते, उछल कूद इधर से उधर, लाइक टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली। इसका जो ऑप्शन है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की गलतियाँ, चिल्ड्रंस एरर। फर्स्ट है should be immediately corrected by asking them to do repeated practice, यानी कि उसका बार बार अभ्यास करने के लिए कहो जिससे कि बच्चों की गलतियाँ तुरंत सुधार दें। सेकंड है आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक पार्ट है जो कि उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। थर्ड है आर इनसाइनिफिसेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, यानी कि उसका कोई भी महत्व नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ है रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये दिखाते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब जो गलतियां हैं बच्चों की वो अधिगम का एक पार्ट है और ये बताती हैं टीचर्स को कि वो बच्चे कैसे सीखते हैं जिससे कि टीचर्स आगे से उनको कुछ अच्छे से समझा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट, मूल्यांकन को। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी डन ओनली द टर्म्स ऑफ मार्क्स, should be based on objective types written task, should be undertaken as a separate activity। तो ये सभी गलत हैं। जो ऑप्शन है वो है कि लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है असेसमेंट, तो उसे ऐसे लेना चाहिए जो कि बच्चों को पता भी नहीं चले, जैसे कि कुछ बिना पेन पेपर के और कुछ पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन
In a constructivist frame, learning is passive and individualistic, the process of acquisition of knowledge, a change in behavior as a result of experience, active and social in its character. संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या है? एक निष्क्रिय या व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, या फिर एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम जो है उस प्याजे, लेव-वाइगोत्स्की और ब्रूनर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कहते हैं जो अधिगम है वो एक्टिव एंड सोशल है, निष्क्रिय यानी कि पैसिव है तो वो बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है तो ये भी गलत होगा, और अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन तो वो भी गलत होगा। जो बच्चा सीखता है वो एक एक्टिव होकर सीखता है, और जो ये लर्निंग है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। आगे चलते हैं। When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, यानी कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में पॉजिटिव ट्रस्ट होता है, पॉजिटिव बिलीफ होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, यानी कि निश्चिंत हो जाते हैं और वो सीखना बंद कर देते हैं या सीखने का प्रयास करना बंद कर देते हैं। बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, उनका जो उत्साह होता है वो भंग हो जाता है और दबाव में आ जाते हैं। आर नॉट इफेक्टेड एनी वे, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, यानी कि वो उत्सुक रहते हैं और प्रेरित होते हैं लर्न करने के लिए। तो राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ, क्योंकि जब शिक्षक को विद्यार्थियों पर विश्वास होता है तो वो मोटिवेट होते हैं और लर्न करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है? यानी कि शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेगा? गिविंग देम प्लेंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। एम्फेसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। राइटिंग स्टॉप बाय स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्यपुस्तक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लिखना व्यवस्थित तरीके से। तो जी नहीं, तो टेक्स्ट बुक का तो ऑप्शन ही गलत है। और मेमोराइजेशन तो वर्ड ही नेगेटिव है, यानी मेमोराइजेशन नहीं कराना, इससे पहले भी क्वेश्चन में देखा था। और जो क्वेश्चन एक ही प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बार बार लिखवाना, यानी कि व्यवस्थित रूप से लिखवाना, तो ये भी गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चिल्ड्रन को प्रोत्साहित करना कि वो अनुमान लगाए और बहुविकल्पों को देख पाए, इसके लिए उसको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ट्रेडिशनल मेथड, परंपरा विधि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी कि
लर्नर सेंटर्ड विधि, और मोस्टली ज़्यादातर बात भी की जाती है कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को अपनाया जाए। तो विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हो, इसमें लर्नर सेंटर्ड यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, संज्ञान एंड संवेग अलग नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, यानी कि ये जो संज्ञान एंड संवेग है वो अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है। और आनुवंशिकता और पर्यावरण की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती है, और संज्ञान और संवेग कनेक्टेड हैं, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो स्कूल, गवर्नमेंट, मीडिया, फैमिली। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फैमिली। ये तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बच्चा जो प्राइमरी सोशलाइजिंग है वो परिवार है, फैमिली है, और स्कूल, गवर्नमेंट, मीडिया ये सब सेकेंडरी में आते हैं। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज दैट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इन्फीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की थिंकिंग वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि जितने जो बड़े लोग सोचते हैं वही उतने ही विचार बच्चों के मन में भी चल रहे होते हैं, सिर्फ उनका गुणात्मक रूप जो होता है वो अलग होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। ये किसके द्वारा है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, साइकोलॉजिकल एंटिटी है, एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट एक जैविक निर्धारण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ऑप्शन है, फर्स्ट है इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। सेकेंड है फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। थर्ड है सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ। फोर्थ है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंसी इज करेक्ट, यानी कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंसी इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इंटेलिजेंसी इज अ हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग।
बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंसी टेस्ट। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय नहीं की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। इंटेलिजेंसी इज एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। बुद्धि अविचारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो ऑप्शन 4 भी इसमें सही है कि इंटेलिजेंसी इज़ द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, बट जो इसमें से एप्रोप्रिएट आंसर है वो है 3rd, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी है। इसमें किन्हीं परीक्षणों के द्वारा बुद्धि को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है, मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? यानी कि इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर सीन एज पैसिव इमिटेटर्स, एक्टिव एक्सप्लोरर्स, ब्लैंक स्लेट, मिनिएचर एडल्ट्स। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसका जो ऑप्शन 2 है एक्टिव एक्सप्लोरर्स राइट ऑप्शन है। और पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों को नन्हा साइंटिस्ट भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 2nd एक्टिव एक्सप्लोरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज an individual activity, passive activity, conditioned activity, social activity। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग एक सामाजिक गतिविधि है लर्निंग, एक सोशल एक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सर्कुलर रिएक्शन, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज का पूछा है तो वो है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है। जैसे कि पानी बर्फ़ तो बन सकता है ये बच्चा जानता है, लेकिन बच्चा ये नहीं जान सकता कि बच्चा ये नहीं समझ सकता कि बर्फ़ भी पानी भी बन जाता है कि रिवर्स हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3rd है, विचारों की अनुक्रमणिकता। और ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन, सर्कुलर रिएक्शन ये सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। और ये स्टेजेस किसके द्वारा दी गई हैं? ये पियाजे के द्वारा दी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा या उनकी जो कैपेबिलिटी है वो किसके द्वारा निश्चित होगी? वो हेरिडिटी के अनुसार निश्चित होगी। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस, यानी कि उनका जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है वो डिटरमाइन करेगा, वो निश्चित करेगा उनकी प्रेरणा और मोटिवेशन एंड लर्निंग को। चिल्ड्रंस हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, यानी कि चिल्ड्रन को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें दंड और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4th है, क्योंकि हेरिडिटी के पूरा का पूरा हेरिडिटी पर निर्भर होता है। तो ये गलत है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी निश्चित करता है और जो बच्चों का बैकग्राउंड है तो ये भी पूरी तरह से निश्चित नहीं करता है। और जो पुरस्कार और दंड का है ये तो बिल्कुल ही गलत माना जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन है 4, ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे सीखने के लिए
स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चे अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चे खुद नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, वे खुद अपना ज्ञान क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। There are individual variation in the rate of motor development, yet the sequences of motor development is from dash to dash. चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है, जो गत्यात्मक विकास होता है, उनमें वो बहुत विभिन्न, उसमें बहुत विविधताएं होती हैं। फिर भी इनका क्रम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकोडल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट टू ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सिफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका जो राइट ऑप्शन है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि पहले बड़ी बड़ी गत्यात्मक विकास होंगे, बड़ी बड़ी मसल्स का विकास होगा, बाद में छोटे छोटे यानी कि फाइन मोटर डेवलपमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मिडल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व क्रियात्मक अवधि, एंड चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की समाप्ति, एडोलसेंस, किशोरावस्था। यानी कि जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जाने की जो पहल करता है वो कौन सी अवस्था है? तो राइट ऑप्शन इसका एडोलसेंस है, यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एडोलसेंस आता है, तो इसका राइट ऑप्शन है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि बच्चे अनुसरण करके या दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। कैन बी कंडीशन टू बिहेव टू पार्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, यानी कि जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके के व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है बच्चों को। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मल्टीपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ है, कि बच्चे जैसे जैसे संसार में जाते हैं, संसार में व्यवहार कौशल करते हैं दुनिया में, वैसे वैसे वो अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को एक्टिवली सक्रिय रूप से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रंस हैव विद देमसेल्फ एज, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, डिस्टोर्ड स्पीच, भ्रांत वार्ता, प्रॉब्लमैटिक स्पीच, समस्यात्मक वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार इसको जो बच्चा अपने आप से बात करता है उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू पियाजे इसको अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, ईगोसेंट्रिक वार्ता। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं कि बच्चा अपने आप को डायरेक्ट कर रहा होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि उसने कैसा किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि किसी भी खिलौने या पहनावे की वस्तुएं या घरेलू सामग्रियां हैं या कोई भी काम है उसको विभिन्न लिंग के साथ
स्पेसिफिक सेक्स के साथ रिलेटेड कर देते हैं, से संबंधित कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर थ्योरी, जेंडर सिद्धांत, जेंडर रेलेवेंस, जेंडर प्रासंगिकता, इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, विकसित जेंडर पहचान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, कि यानी कि जो घर का काम है वो लेडीज़ ही करेंगी, या फिर जो विशेष ड्रेसेस हैं वो लेडीज़ पहनती हैं, या विशेष ड्रेस हैं वो जेंट्स पहनते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट्स इम्पोर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, नेग्लेक्ट उसको उपेक्षा करनी चाहिए, इग्नोर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बुल्ड ऑन उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, डिने उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। यानी कि जो छोटा बच्चा आता है अपनी फैमिली से जो भी नॉलेज लेकर आता है, जो भी एक्सपीरियंस लेकर आता है, उसको क्या करना चाहिए टीचर्स को? नेग्लेक्ट, इग्नोर, बुल्ड ऑन या डिनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उन्हें बुल्ड ऑन करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्यों? कि जो उसके पहले की जो एक्सपीरियंस है, पहले की नॉलेज है, उसी को रिलेट करके या उसी को कनेक्ट करके हम उसको आगे की नॉलेज दे सकते हैं, या फिर वो आगे की नॉलेज सीखना शुरू कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था थर्ड, बुल्ड ऑन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, a child argues that he shouldn't steal the drug medicine that can save his life because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which state to moral understanding does the child fall under? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने की ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? उसने जो कोलबर्ग ने जो नैतिक अवस्थाएं दी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यंत्रीय उद्देश्य विन्यास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन। आगे का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।